आशीर्वाद। सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथोचित अभिवादन एवं स्वागत ही। सभी सदस्य अपने अपने इष्टों का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। अभी जो कक्षा चल रही है, कुंडली का फलादेश कैसे करें, इस विषय वस्तु पर आधारित कक्षा चल रही है। इसका आज 14वां भाग है। हम लोगों ने पूर्व में काफी कक्षाएं की, जबकि कल की कक्षा में सदस्यगण कह रहे थे कि यह 13वां 14वां नहीं, इससे भी अधिक भाग हो चुके। ठीक है, याद जैसे रहा वैसे हमें। आज की भी कक्षा में कुछ ऐसे सूत्र जो हम लोगों ने पूर्व में चर्चा किए ही नहीं। अब हम लोग आज की कक्षा में कुछ ऐसे सूत्रों का उपयोग करने वाले हैं जो व्यक्तित्व के भी निर्धारण में सहायक होते हैं एवं कार्य नौकरी व्यवसाय में भी होते हैं। सबसे पहले सूत्रों की चर्चा करें तो दशम भाव या दशम भाव के स्वामी से किसी भी प्रकार के ग्रहण योग तो नहीं है। यानी कि जिस भाव का फलादेश करे उस भाव में या उस भाव के स्वामी के साथ ग्रहण योग तो नहीं है। ग्रहण योग का मतलब राहु से युत या केतु से युत तो नहीं है। अब यही दशम भाव में कोई भी ग्रह होता, लेकिन चंद्रमा ही हो जाता और राहु होते, तो यह दशम भाव में ग्रहण योग हो गया। या दशम भाव के स्वामी जहां बैठे हुए हैं वह राहु से युत हो जाते हैं, तो ग्रहण योग होता। तो जिस भाव या जिस भाव में या जिस भावेश के साथ ग्रहण योग होता है उस भाव से संबंधित प्रश्नों में समस्याएं प्रदान करता है। अब कभी कभी ग्रहण योग भी काफी लाभकारी हो जाते हैं और कभी कभी ग्रहण योग काफी नुकसानदायक हो जाते हैं। यह ग्रहण योग क्या है? यह राहु या केतु से युक्त होने के कारण यह योग बनता है। तो युक्त होने से ग्रह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। युक्त होने से दोनों ग्रहों की अपनी अपनी रश्मियां निकलती है। जैसे अगर चंद्रमा ही है तो चंद्रमा से जो रश्मियां निकल रही है यहाँ पर, या शुक्र से ही युक्त हो जाए तो शुक्र की रश्मियां जो निकल रही है, उस रश्मियों से अधिक ताकतवर रश्मियां राहु या केतु देव की होती। यहाँ तक कि सूर्य देव की भी जो रश्मियां होती है उस रश्मियों से भी अधिक ताकतवर राहु की या केतु की रश्मियां होती है। तभी तो सूर्य या अन्य ग्रहों की रश्मियां राहु के रश्मियों में धूमिल पड़ जाता है। इस कायदे से भी हम लोग समझ सकते हैं। दूसरा, जो पुस्तकों में बातें बतलाई गई है, यह बतलाया गया है कि राहु एवं केतु दूसरे ग्रहों से जो युक्त होते हैं तो दूसरे ग्रहों के गुण धर्मों को अवशोषित कर लेते हैं, समाप्त कर देते हैं। पुस्तक में यही बातें बतलाई गई है ना? जी गुरुदेव। एक वाक्य में आप अपनी बात को रखें कि पुस्तक में क्या बतलाया गया है। यदि कोई ग्रह राहु या केतु से युक्त होते हैं तो उनके क्या गुण धर्म बतलाए गए हैं? एक वाक्य। राहु केतु जिस या राशि और जी गुरुदेव, राहु केतु जिस राशि और जिस ग्रह के साथ होते हैं उस ग्रह का गुण धर्म लेकर के प्रचलित करते हैं। मतलब उसी के गुण धर्म के अनुसार अपना स्वरूप बना के चलते हैं। कहने का मतलब यह है, ठीक है, बात वही है। यह पुस्तक की बात आपने हूबहू कही, अच्छी बात है। हम पुस्तक की ही बात सुनना चाहते थे। इसको हम लोग समझे कैसे? कहने का मतलब यह है कि यह जिस ग्रह के साथ में होते हैं उसके गुण धर्मों को राहु अवशोषित कर लेते हैं।
यही बात आप कहना चाह रहे हैं ना? जी गुरुदेव जी। प्रत्यक्ष रूप से उस ग्रह को अपना प्रभाव नहीं देने देते, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? जी गुरुदेव। पुस्तक का भी यही कहना है, पुस्तक का भी यही कहना है, गुरुजनों का भी यही कहना है ना? जी गुरुदेव। अच्छा चलिए, अब इसी बातों को हम लोग दूसरे कायदे से समझते हैं। जब सूर्य देव के साथ में, जब सूर्य के साथ में चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि तक होते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से ये सभी ग्रह अस्त हो जाते हैं, इनके गुण धर्म समाप्त हो जाते हैं। लेकिन रश्मियां तो इनकी निकलती है। सूर्य से युत अगर गुरु हो जाता है तो अच्छे फल है, या फलों में यानी कि अगर युत हो जाने से फलों में परिवर्तन हो जाता है कि नहीं हो जाता है? भले ही वह सामने वाला ग्रह अस्त हो जाए, लेकिन सूर्य के फलों में परिवर्तन हो जाता है कि नहीं परिवर्तन हो जाता है? हो जाता है। हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से नियम हम लोग यहाँ भी समझें कि राहु केतु से जो ग्रह, मतलब कि राहु और केतु से अगर जिस भाव का फलादेश कर रहे हैं उस भाव के स्वामी के साथ युति हो, या जिस भाव का फलादेश कर रहे हैं उसी भाव में ग्रहण योग हो, तो भाव के फलों में हानि होती है। परंतु इस नियम के अपवाद भी होते हैं, इस नियम के अपवाद भी होते हैं। अपवाद होते हैं। अब क्या अपवाद होता है सो हम लोग समझें, क्योंकि अगर कुंडली सामान्य होती है तो सामान्य कुंडली का तो फलादेश होता नहीं, कोई आसानी से हम लोग कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पे गूढ़ सूत्र लगने वाले होते हैं फिर वहां पे समस्याएं आ जाती है। अब यही अगर दसम भाव का स्वामी, हालांकि राहु 12वें भाव में है, इस उदाहरण कुंडली में केतु देव 6ठे भाव में है, किसी भी भाव में ग्रहण योग नहीं बन रहा और नहीं किसी भी भाव के स्वामी के साथ ग्रहण योग बन रहा। यह एक सामान्य स्थिति है, इसको अच्छा स्थिति भी नहीं कहेंगे, खराब स्थिति भी नहीं कहेंगे। नहीं कहें। लेकिन अब यही दसम भाव के स्वामी लग्न में बैठे हुए हैं, दसम भाव के स्वामी लग्न में बैठे हुए हैं और राहु से युक्त हो जाते, तो या यहीं अगर यहाँ पे प्रथम लग्न में राहु से युक्त हो जाते तो क्या फल होता, और यहीं शुक्रदेव अगर यहाँ होते और राहु से युक्त होते तो क्या फल हो जाता? दोनों में अच्छी स्थिति कौन है? तो अब यहाँ पर देखा जाए कि ग्रहण योग होना बहुत ही अशुभ योग होता है, लेकिन यह योग कभी कभी बहुत अच्छा फल भी देता है। अब यहीं पे शुक्र एवं राहु की यदि युति होती तो त्रिकोण भाव के स्वामी, यानी कि पंचम भाव के स्वामी जो त्रिकोण भाव में बैठे हुए हैं, नवम भाव में काफी बलवान होकर के हैं, उनकी दृष्टि पड़ रही है, यानी कि पंचमेश की दृष्टि पड़ रही है। यानी कि दसम भाव के स्वामी के साथ राहु देव त्रिकोण में बैठे हुए भी हैं एवं त्रिकोण भाव के स्वामी से दृष्ट है राजयोग। फिर यह ग्रहण योग शुभ हो गया या अशुभ हुआ? राजयोग में परिवर्तित हो शुभ हो गया। अगर यहीं 11वें भाव में बैठे हुए हैं तो क्या हुआ? 11वें भाव में राहु देव राजयोग प्रदान करते हैं। एक दूसरा दसम भाव का स्वामी अपने भाव से एक भाव आगे अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ है, लाभ भाव में बैठा हुआ है, अपने धन भाव में बैठा हुआ है, लग्न कुंडली के लाभ भाव एवं अपने भाव से धन भाव में है। साथ ही भाग्य भाव जो त्रिकोण भाव का स्वामी है उससे दृष्ट है। उत्तम फल प्रदाता हो गया कि नहीं हो गया? हो गया गुरु। अगर यही दसम भाव का स्वामी अगर 6ठे भाव में बैठा होता फिर क्या हो जाता? तो यह एक तो यह भाव भी खराब हो गया, एक दूसरा किसी भी
शुभग्रह के द्वारा या शुभ भाव के स्वामी के द्वारा दृष्ट भी नहीं है, तो यह दशम भाव के फलों से संबंधित फिर लाभ देगा या नुकसान देगा? नुकसान। तो एक ही युतियां, एक ही प्रकार के ग्रहण योग काफी कभी कभी अच्छे फल भी देते हैं, कभी कभी नुकसान भी देते हैं। यहाँ पे ग्रहण योग का एक और सूत्र है कि जिस भाव में ग्रहण योग बनता है उस भाव से संबंधित अगर वह ग्रहण योग बना और बुरे स्थिति में है तो उस भाव एवं जिस ग्रह के साथ में ग्रहण योग है दोनों के ही कारकत्वों को खराब करता है। अगर यहीं अब यह किस भाव में बन गया, तो छठे भाव में बना, तो छठे भाव से जिन जिन विषय वस्तुओं का विचार किया जाता है यह भी खराब हो गया। एवं छठे भाव में शुक्रदेव किस किस भाव के स्वामी है? दसम भाव के भी स्वामी है, तीसरे भाव के भी स्वामी है, तीसरे भाव के भी फल खराब हो गए एवं दसम भाव के भी फल खराब। अब यह ग्रहण योग किस ग्रह के साथ में है उनके कारकत्वों का भी हनन हो जाता है। एक यदि चंद्रमा के साथ में ग्रहण योग हो तो किस प्रकार की समस्याएं, मानसिक चिंताओं से व्यक्ति परेशान रहेगा। सूर्य के साथ में ग्रहण योग हो तो व्यक्ति जिस भाव में है, जिस भाव के भावे सूर्य देव बन रहे हैं उससे भी संबंधित समस्या होगी। साथ ही यश मान मर्यादा प्रतिष्ठा पर भी बार बार कुछ ऐसे ही हमारे द्वारा कार्य हो सकते हैं यदि सूर्य के साथ में ग्रहण योग है कि मान मर्यादा प्रतिष्ठा भी कभी कभी हानि हो सकती है। अगर यही मंगल देव हैं तो हमारा पराक्रम, ऊर्जा, उत्साह इत्यादि के कभी कभी हमसे दुरुपयोग भी हो सकता है। अगर बुध देव है तो वाणी के कारक है, वाणी के कारण हमें समस्याएं आ सकती है। वह जिस भाव के स्वामी है उस भाव के भी फलों में हानि होगी एवं जिस भाव में यह योग बन रहा है वह उस भाव में भी थोड़ा नुकसान होगा। एवं बुध देव से संबंधित, बुध वाणी के कारक हैं, विवेकशीलता के कारक हैं, साझेदारी में अनबन हो सकती है। इस प्रकार देवगुरु बृहस्पति हमारा ज्ञान ही काम नहीं करेगा। हम किसी से सुझाव भी लेंगे तो उसका सुझाव हमें सही ढंग से समझ में नहीं आएगा, या हम जिससे सुझाव लेने जाएंगे वही व्यक्ति अच्छा से सुझाव नहीं दे पाएगा। शुक्रदेव है के साथ में ग्रहण योग बना तो जिस भाव के स्वामी शुक्रदेव बन रहे हैं उस भाव के फलों में भी हानि, जिस भाव में ग्रहण योग बना उस भाव के फलों में भी हानि एवं भौतिक सुख सुविधाओं में भी कमी। यदि पुरुष की कुंडली है तो महिला के दाम्पत्य जीवन में भी समस्या है। अगर शनि देव के साथ में यह योग बन गया ग्रहण योग तो कर्तव्यशीलता की कमी। शनि देव कार्य के भी कारक है, कार्यों में समस्याएं। तो राहु देव एवं ग्रहण योग का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं इस पर हमने चर्चा किया। यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया है, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। जो ग्रह कुंडली में देखें तो सभी ग्रहों को जरूर पहचानें, देखें कि कौन सा ग्रह मजबूत है। इस कुंडली में सबसे मजबूत कौन सा ग्रह है? यहां मंगल, सूर्य की बात करें, सूर्य से ही चलेंगे। सूर्य यहाँ कन्या राशि में है, नीचाभिलाषी है, नवमांश में कर्क राशि के हैं, ठीक हो गए। नवमांश में अपने मित्र की राशि में है, नवमांश में सूर्यदेव कर्क राशि में है, यहाँ ठीक है। D10 कुंडली में सूर्यदेव मित्र राशि में है, ठीक है। लेकिन कम से कम मंगल से तो अच्छे नहीं है। मंगल यहाँ भी मित्र राशि में है,
दसम भाव D10 कुंडली में देखे तो D10 कुंडली एवं लग्न कुंडली में वर्गोत्तम हो गए, यानी कार्य क्षेत्र के लिए वर्गोत्तम हो गए। दूसरे नवमांश कुंडली में देखें कि यह अपने मूल त्रिकोण राशि में है और जो राशि में है नवमांश कुंडली में वह राशि नवम भाव में है, तो सूर्य से मजबूत मंगल हो गए। अब मंगल की तुलना अन्य ग्रहों से करते हैं। चंद्रमा को देखा जाए, चंद्रमा नीचाभिलाषी है, चंद्रमा नीचाभिलाषी ग्रह है। चंद्रमा नवमांश में धनु राशि में है, यहाँ ठीक है। चंद्रमा को D10 कुंडली में देखें तो यह शनि की राशि में। 10 नंबर की राशि जो लग्न में कहाँ है, तो कर्तव्यशीलता में मन की कहाँ तक बात है, तो यह छठे भाव में आ गया। तो चंद्रमा से ज्यादा मजबूत मंगल हुआ या चंद्रमा हुआ? मंगल तो योग कारक भी मंगल है। हुआ। मंगल तो सभी ग्रहों में ग्रह को पहचाने की सबसे मजबूत ग्रह कौन है, अवश्य पहचानना चाहिए। तो मंगल अभी तक अच्छा हुआ। अब इसके बाद में बुध को देखते हैं। बुध अपने मित्र की राशि में है, अपने संचार भाव में ही बैठा हुआ है। तीसरा भाव संचार है, मित्र की राशि में है। नवमांश कुंडली को में देखे बुध अपने मित्र की राशि में है, एवं ये भी बुध भी ठीक ठाक है। बुध भी ठीक है, कम से कम चंद्रमा से तो बलवान। बुध चंद्रमा से बलवान है या नहीं है? बुध चंद्रमा से ही बलवान। बुध का अंशात्मक मान में युवावस्था में है, अस्त भी नहीं है। तो मंगल एवं बुध दोनों समकक्ष हम लोग मान सकते हैं। समकक्ष मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? हालांकि मंगल तो नवमांश में अपने मूल त्रिकोण राशि में है, थोड़ा ज्यादा ही बलवान हो गया ना। लेकिन गुरु जी मंगल देव योग कारक भी है इस कुंडली में। हाँ, योग ठीक है, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। इसके बाद में मंगल बुध, उसके बाद में देवगुरु बृहस्पति मित्र राशि में है, बलवान है। ये भी बकरी है, बलवान है। नवमांश में बुध की राशि में है। 3 नंबर की राशि जो लाभ भाव में है। दशमांश कुंडली में देख लिया जाए, दशमांश कुंडली एवं ये नवमांश कुंडली दोनों में एक ही में है देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति का अंशात्मक मान देखे कहाँ पर है, तो यह मंगल की राशि में ही, दृश्यकान कुंडली में। तो कम से कम भले गुरुदेव बुध को शत्रु मानते हैं, परंतु बुध गुरु को तो शत्रु नहीं मानता। और देवगुरु बृहस्पति जिस राशि में दशम भाव D10 कुंडली में है, वह राशि लाभ भाव में है। ज्ञान के क्षेत्र के लिए अच्छा हो, उतना खराब नहीं है। बकरी ग्रह वैसे भी बलवान होते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति भी बलवान हो गए। यहाँ पर मंगल बलवान, बुध बलवान, गुरु भी उतने खराब नहीं है। शुक्र की बात की जाए तो शुक्र यहाँ प्रथम दृष्टया शत्रु राशि में है। नवमांश कुंडली में शुक्रदेव अपने मित्र राशि में है, एवं D10 कुंडली में अपने मूल त्रिकोण राशि में है। एवं शुक्रदेव की बात की जाए तो 2 वर्ग कुंडलियों में तो अच्छे हो गए ना। यानी कि नवमांश में भी, यानी कि सहयोग वाली कुंडली एवं कार्य वाली कुंडली दोनों में ही शुक्रदेव तो अच्छी स्थिति में है। और यहाँ पर देखा जाए एक बात और, दशम भाव, ये शुक्रदेव क्या है, तो दशम भाव के स्वामी है एवं तीसरे भाव के स्वामी है। तीसरा भाव स्किल पावर है, एवं दशम भाव कार्य है। कार्य एवं स्किल, यह दोनों हुआ कि नहीं हुआ? कार्य हो गया दशम और स्किल हुआ तीसरा। जी गुरुदेव।
तो कार्य एवं स्किल भाव का स्वामी अगर कार्य के लिए इच्छा का होना आवश्यक है, कार्य के लिए स्किल का होना आवश्यक है, स्किल का होना आवश्यक है कि नहीं है? तो नवमांश कुंडली में शुक्रदेव इच्छा भाव में है एवं D10 कुंडली में जिस राशि में है वह राशि लग्न कुंडली के स्किल भाव में है, यानी कि दशमेश का संबंध इच्छा एवं स्किल दोनों से हो गया। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम जो कहना चाह रहे हैं उसको, तो यहाँ शुक्रदेव की भी स्थिति खराब नहीं है, शुक्रदेव भी ठीक है, लेकिन उतने बलवान नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि शुक्रदेव लग्न कुंडली में भी शत्रु राशि में है और देशकान में भी देखिए 8:34 है, तो प्रथम देशकान में ही है, तो देशकान में भी यह शत्रु राशि में ही है, तो सामान्य स्थिति कह सकते हैं। शनिदेव बलवान भी हैं, नवमांश में भी उच्च के हो गए एवं D10 में शनिदेव यहाँ पर थोड़े खराब है। मंगल की राशि में है, लेकिन वह जिस राशि में है वह राशि केंद्र भाव में है और योग कारक ग्रह के राशि में है। शनि देव की भी स्थिति अच्छी है, क्योंकि योग कारक ग्रह कभी किसी ग्रह से शत्रुता करते ही नहीं। योग कारक ग्रह कभी भी किसी भी ग्रह से शत्रुता नहीं करते हैं। शत्रुता नहीं करते, क्योंकि योग कारक ग्रहों के पास में काफी जवाबदेहियां होती है, उत्तरदायित्व तो होता है। अब यह 5 ग्रह यानी कि मंगल, बुध, शनि, गुरु एक किस भाव के कारक हैं? सामूहिक रूप से दशम भाव के कारक कौन से ग्रह होते हैं? दशम भाव के शनि, मंगल, सूर्य, गुरु, मंगल, बुध, सूर्य, शनि, बुध एवं गुरु, यही होते हैं ना 4। जी गुरु। जब कार्य अगर फिजिकल हो जाए तो मंगल देव भी कारक बन जाते हैं, क्योंकि अगर फिजिकल काम होगा तो मंगल देव कारक बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? जी गुरुदेव, वर्कर बन जाएंगे। हाँ। तो अब यहाँ देखिए, जिस व्यक्ति के कुंडली के 4 ग्रह यानी सभी व्यक्ति के कुंडली में 4 ग्रह जो दशम भाव के कारक होते हैं, उसमें से कोई भी 3 ग्रह अगर अत्यधिक मजबूत हो जाए, कोई भी 3, अगर चारों के चारों ग्रह मजबूत हो रहे हो तो और अच्छी बात है, 3 ग्रह मजबूत हुआ तब भी ठीक है, यानी कि चारों ग्रह मजबूत तो 100% लाभ, 3 ग्रह मजबूत तो 75% लाभ, 2 ग्रह मजबूत तो 50% लाभ, 1 ग्रह मजबूत तो 25% लाभ। यानी कि कारक ग्रह जितने मजबूत होंगे उतना ही अच्छा लाभ होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पर देखा जाए कि कारक ग्रहों का जिस भाव का हम लोग फलादेश करें, कारक ग्रहों से संबंध बन रहा है कि नहीं। तो देव गुरु बृहस्पति दशम भाव के स्वामी को देख रहे हैं, मंगल भी है, मजबूत है, नवम पंचम का संबंध है। अगर संबंध बने तो और उत्तम बात है, खास करके सभी ग्रहों के आधार पर जिस कुंडली में जो ग्रह सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं, इसमें इस चारों ग्रह में सबसे अधिक मजबूत मंगल देव है। जिस व्यक्ति के कुंडली में जो ग्रह सबसे अधिक मजबूत होता है, उससे संबंधित उसके व्यक्तित्व का विकास होता है ज्यादातर। यदि मंगल देव है तो व्यक्तित्व आकर्षक होगा, अनेक प्रशंसक होंगे। अगर मंगल देव उत्तम स्थिति में है, बलवान है, अच्छी स्थिति में है, तो जातक का चरित्र बहुत अच्छा होगा।
उसकी यश कृति काफी दूर तक फैलेगी। अगर मंगल मजबूत हो गए तो वैसे भी मंगल से संबंधित नौकरी की भी हम लोग फलादेश कर सकते हैं। यानी कि मंगल है तो व्यक्ति सेना या शासन में उच्च पद तक जा सकता है। जो ग्रह अगर मजबूत है तो उससे संबंधित हम लोग फलादेश में उपयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं गुरुदेव। ठीक इसी प्रकार अगर देव गुरु बृहस्पति अगर मजबूत हो तो जातक क्या होता है, व्यक्तित्व तो अगर कुंडली में देव गुरु बृहस्पति सबसे अधिक मजबूत हो फिर क्या हो, व्यक्ति का प्रभावशाली व्यक्ति, हाँ प्रभावशाली व्यक्तित्व का होगा, मधुर स्वभाव होगा, दीर्घायु होगा, न्यायप्रिय होगा, वचन का पक्का होगा, लोकप्रिय होगा। हाँ बोला जाए। विद्यावान गुणी अति चातुर। दशमेश अगर जो मीन राशि माने दशमेश हो गया बृहस्पति हो जाए और उसमें शनि राहु वर्गोत्तम हो जाएंगे और शनि भी हैं और बकरी दृष्टि तृतीय भाव से बृहस्पति तृतीय भाव में बैठ करके दसम भाव को देखेंगे तो क्या अब एक विषय चेंज हो गया। तो आप कुंडलियां बना के समूह में हमारे निजी व्हाट्सएप पर डाल दीजिए ना, कल की कक्षा में कर लेंगे, आपके प्रश्न पर ही सीख लेंगे कुछ और साथ में आप अपना प्रश्न भी डाल देंगे। अब इस पे एक बार में आपने 4-5 स्थितियां बोल दी। अब सभी का समायोजन तो सामने रहेगा तभी होगा ना। जी गुरु जी। क्योंकि गुरु जी प्रणाम। कन्या लग्न में मंगल जो है यो कारक नहीं होगा और मजबूत स्थिति होगा तो उसकी क्या अति होगी जी गुरु जी, तो इस पर चर्चा थोड़ा किया जाए। कन्या लग्न में मंगल यो कारक नहीं होता है और अष्टमेश होता है, तृतीयेश होता है, तो उस पर भी थोड़ा चर्चा किया जाए गुरु जी। कर लेंगे। अभी तो जब यह बातें चल दिया तो अब हम मंगल की कर लिए, गुरु की कर रहे हैं, बुध का कर लेंगे, तो कम से कम सामान्यतः एक रौ से जो चल रहा है इसको चलने दे, जब समाप्त हो जाएगा फिर आप चर्चा करें, अच्छी बात होता है। नहीं जो कारक नहीं होगा उस पर उसका पूछ रहे थे गुरु जी, जो कारक अगर नहीं है मजबूत होगा तो। अच्छा हाँ, मजबूत होगा तो कुछ ना कुछ तो उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर वह योग कारक ग्रह नहीं है तो उसका फल प्रभाव दूसरे ढंग से पड़ेगा। अगर योग कारक ग्रह ही मजबूत हो या पंचमेश नवमेश या लग्नेश ही अगर इस प्रकार की स्थिति में हो तो फिर जो मैं अभी चर्चा कर रहा हूं उस प्रकार के व्यक्तित्व का विकास होने की संभावनाएं बनती है। अब देव गुरु बृहस्पति की बात करें तो वह तो हो गया। अब इसके बाद में बुध देव अगर है तो, अगर बुध देव अच्छी स्थिति का हो, शुभ फल प्रदाता हो और मजबूत हो तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, बहुत ही महत्वाकांक्षी एवं प्रखर बुद्धि वाला होता है। मंगल महत्वाकांक्षा नहीं देता, देव गुरु बृहस्पति महत्वाकांक्षा नहीं देते, बुध देव क्या देते हैं, काफी महत्वाकांक्षा देते हैं। अब इस कुंडली में देखा जाए कि क्या महत्वाकांक्षा मिलेगा कि नहीं होगा इस व्यक्ति के पास में। तो बुध देव लग्न कुंडली में भी मित्र राशि में है, नवमांश कुंडली में भी मित्र राशि में है, D10 कुंडली में भी अपने मित्र की राशि में है और बुध देव इच्छा भाव में भी है। तो मन में इच्छा में कुछ महत्वाकांक्षा होगा कि नहीं होगा, धन जमा करने की महत्वाकांक्षा होगी कि नहीं होगी, और एक बात और, बुध जितने मजबूत बुध अगर शुभ फल प्रदाता हो और अच्छी स्थिति में हो, अधिकांशतः वर कुंडलियों में अच्छे हों तो यह दीर्घायु योग भी होता है। क्योंकि यह एक अटल सत्य बात है जो हम सभी देना ही चाहते हैं सबको। वह क्या है, जब छोटा बच्चा किशोरावस्था तक के बच्चे होते हैं, सभी के बच्चे को सभी कोई आशीर्वाद ही कहते हैं कि अच्छा लंबा आयु जिए, आपके बेटा को हमारा आयु भी लग जाए। माँ तो और कहती है कि बेटा हमारा आयु पूरा लग जाए। यानी कि लंबी आयु की कामना छोटे बच्चे के लिए सभी कोई करता है, चाहे वह बच्चा किसी का भी हो। करता है कि नहीं करता है? और बुध देव बचपना है, इसलिए
दीर्घायु होता है व्यक्ति। इसके बाद में अगर शुक्रदेव हो और अच्छे शुभ फल प्रदाता हो, अगर कुंडली में मजबूत है, तो व्यक्ति का आकर्षक व्यक्तित्व तो होता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, प्रख्यात व्यक्ति होता है, धनी होता है, सुखी होता है, हर प्रकार के सुख सुविधा, भौतिक सुख सुविधाएं उसके पास में होती है। वैसे शुक्रदेव वाहन के भी कारक हैं। हम कह सकते हैं कि अपने जीवन में वाहन का भी सुख सुविधा उसे मिलने की संभावनाएं बन सकती है। और जब शुक्रदेव या गुरुदेव कुंडली में सुफल प्रदाता होकर के मजबूत होते हैं, वह व्यक्ति पूजनीय भी होता है, यानी कि दूसरों से आदर प्राप्त करने वाला होता है। अगर शनिदेव कुंडली में शुभ फल दाता हो, शुभ फल प्रदाता हो और अच्छे स्थिति में हो, तो जातक भले ही शनि सेवक हैं, लेकिन अगर शनिदेव शुभ फल प्रदाता हो और अच्छी स्थिति में हो, वह व्यक्ति धनी होता है, उसकी प्रकृति स्वभाव अच्छा होता है, एवं शनिदेव जिसके शुभ फल प्रदाता होते हैं और मजबूत भी होते हैं, वह व्यक्ति लोकप्रिय भी होता है। जो व्यक्ति लीडरशिप में रहते हैं, यानी कि लीडरशिप करते हैं, लीडरशिप मतलब नेता, ऐसे व्यक्ति की कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति के पाए जाते हैं। पंचम भाव जहां विद्या का है, वहीं छठा भाव परीक्षा का है। पंचम भाव विवेकशीलता का है और छठा भाव परीक्षा का है, लेकिन दोनों द्वादश है। तो यदि पंचमेश एवं खष्टेश एक दूसरे से केंद्र में हों, यदि पंचमेश एवं खष्टेश एक दूसरे से केंद्र में हो और लग्नेश की स्थिति अच्छी हो, तो व्यक्ति बहुत ही अच्छा हो जाता है, कार्य क्षेत्र में भी और विद्या में भी काफी आगे, एवं कार्य क्षेत्र में भी बहुत आगे। इस उदाहरण कुंडली में देखा जाए, पंचमेश एवं खष्टेश एक दूसरे से केंद्र में हैं और दोनों ही काफी बलवान हैं, दोनों बकरी हैं, तो दोनों बकरी हैं तो दोनों बलवान हो गए, दोनों काफी बलवान हैं और शुभ भाव में ही एक दूसरे से केंद्र में है, तो युक्त है तो एक दूसरे से केंद्र में हो ही गए। लग्नेश सूर्य देव अपने भले ही नीचाभिलाषी हैं, लेकिन अपने मित्र की राशि में है। सबसे कम नीचाभिलाषी दोष लगता है, यदि सबसे कम नीचाभिलाषी दोष लगता है तो वह सूर्य देव को लगता है, और सबसे कम यदि अस्त दोष लगता है तो वह बुध देव को लगता है, सबसे कम अस्त दोष। तो यहां पर अपने मित्र की राशि में है, नवमांश कुंडली में भी अपने मित्र की राशि में है, एवं D10 कुंडली में भी अपने मित्र की ही राशि में है। तो सामान्यतः एवं यहां पर देखा जाए कि सूर्यदेव यहाँ 23-15 है, दृष्कान में किस राशि में चले गए? तो दृष्कान में शुक्रदेव की राशि में है ना, 7, 8, 9, जिस राशि में है उसे 9वीं राशि, तो शुक्रदेव की राशि में।
तो एक ही कुंडली में अब 4 कुंडलियों की हम लोगों ने चर्चा कर लिया, लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, दशमांश कुंडली एवं दृष्कान कुंडली। तो 4 कुंडलियों में एक ही कुंडली में तो शत्रु राशि में पाए गए, लेकिन वह भी जो दृष्कान कुंडली में जो शत्रु राशि में 2 नंबर की राशि में है, तो वह राशि कुंडली के शुभ भाव में ही। तो लग्नेश की स्थिति अच्छी है, यानी कहने का मतलब कि लग्नेश अच्छा स्थिति में हो, बलवान हो, और पंचमेश एवं खष्टेश दोनों एक दूसरे से केंद्र में हो, तो युति भी केंद्र ही कहा जाता है ना। युति को केंद्र कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? केंद्र में हो गए। केंद्र ही हुआ, युति भी केंद्र ही तो हुआ। तो व्यक्ति जिस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करना चाहता है कर लेता है, जीवन सुखमय होता है एवं बहुत ही विख्यात व्यक्ति होता है, बहुत ही विख्यात होता है। अब इससे आगे चलते हैं, कुछ अन्य सूत्रों पर हम लोग चर्चा करते हैं। जिसके लग्नेश पंचमेश एवं नवमेश, जिस व्यक्ति के कुंडली के तीनों ही अच्छे स्थिति में हो, बलवान हो, उसको भी हम कह सकते हैं कि हर प्रकार के विद्या से संपन्न, उत्साह से संपन्न, सद्गुणी और प्रख्यात विख्यात इत्यादि कुछ भी कह सकते हैं। इस उदाहरण कुंडली में अभी हम लोगों ने सूर्य की स्थिति को देखा, ठीक पाया, मंगल की स्थिति को देखा, ठीक पाया, देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को देखा, ठीक पाया। यह जिस व्यक्ति की कुंडली होगी बहुत ही अच्छा होगा। बुध एवं चंद्रमा की युति, बुध एवं चंद्रमा की युति हो, बुध चंद्रमा की युति हो कुंडली में, या बुध एवं चंद्रमा एक दूसरे को अगर देख रहे हों और दोनों में से कोई भी ग्रह अस्त न हो, कोई भी ग्रह नीच का न हो, कोई भी ग्रह नीच का न हो, अस्त न हो, नीच का न हो, ग्रहण योग में न हो, तो ऐसा व्यक्ति नेतृत्व करने की क्षमता उसे काफी होती है। यदि अगर अच्छे भाव में हो जाए, अपने गुण धर्मों के आधार वाले भाव में हो जाए तो और अच्छी बात है। बुध हमेशा उन्नति चाहता है, बुध बुद्धिमान है, बुध लोकप्रियता चाहता है। बच्चा है ना, बचपना में सब कोई लोकप्रियता चाहता है कि नहीं चाहता है कि हमारी बड़ाई करता रहे। लोकप्रियता का मतलब क्या है? बड़ाई ही तो है। तो बच्चा चाहता है कि नहीं चाहता है कि हमारा बड़ाई सब लोग करे। बच्चे का शिकायत कीजिएगा, बच्चा तुरंत नाराज हो जाता है ना। शायद हमारी आवाज को नहीं आप लोग सुन पा रहे हैं। सही है गुरुजी, सुन रहे हैं गुरुजी, सही बात, सही बात। तो बुध और चंद्रमा एक दूसरे को देख रहे हों या युक्त हों तो वह नेतृत्व करने के गुण को देते हैं, व्यक्ति को लोकप्रिय बनाते हैं, उन्नतिशील बनाते हैं, अच्छा होता है। अगर यह तीसरे भाव से संबंध बना ले या तीसरे भाव के स्वामी से युक्त दृष्ट हो जाए, यह स्थिति अगर बुध एवं चंद्रमा की यहाँ पर युति है, तीसरे भाव में ही है। अगर यही
बुध देव यहाँ पर होते, चंद्रमा यहाँ पर होता। और तीसरे भाव के स्वामी से दोनों में कोई एक युक्त हो जाए, या तीसरे भाव के स्वामी की ही राशि में तो है ये, तो तीसरा भाव स्किल है, यानी कि तीसरे भाव से संबंध बन जाए। अगर यही युति बुध एवं चंद्रमा का 7वें भाव में हो जाए और तीसरे भाव के स्वामी के द्वारा देखा जा रहा है, उत्तम योग हो गया। यह जो है स्किल पावर को काफी डेवलपमेंट दे देता है, यानी कि कुशल उच्चाधिकारी है, कुशल उच्चाधिकारी हम लोग कह सकते हैं। आशा करते हैं कि आज की सभी विषय वस्तु आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इस कुंडली में कुशल यह योग बन भी रहा है, तीसरे ही भाव में बुध चंद्रमा की। आप लोग इन सूत्रों को अन्य व्यक्तियों की भी कुंडली पर लगाएं कि क्या यह सूत्र लग रहे हैं, नहीं लग रहे। यहाँ पर बुध भी अस्त नहीं है, चंद्रमा भी अस्त नहीं है, ठीक है। शुभ ग्रह के द्वारा बुध भी देखा जा रहा है, चंद्रमा भी शुभ ग्रह के द्वारा देखा जा रहा है, गजकेसरी योग भी बन रहा है। तो क्या यह प्रशासक का योग है या नहीं? है गुरुदेव, बहुत अच्छा है।